हेलो छात्रों, नमस्कार आप सभी लोगों को। और एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी सीटेट का पेपर होने वाला है और उसी के लिए सीटेट के एग्जामिनेशन के लिए ही मैं पर्यावरण की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो कम समय में आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगी। ये टॉपिक जो हम आज चर्चा करेंगे ये पर्यावरण से संबंधित है और पर्यावरण की टॉपिक पर ही हम आज चर्चा करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले तो पर्यावरण की परिभाषा से शुरू करेंगे। बहुत तेज़ी से हम लोग इसको पढ़ेंगे, लगभग एक हफ्ते में हम कंप्लीट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित हो। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पर्यावरण से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोड्यूस होगा, इसके बाद वन लाइनर पॉइंट आप लोगों के सामने है। और हाँ, एक चीज़ और कि आप सभी लोग इसको नोट करें और प्रैक्टिस करके इसको आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि ये एकदम सटीक मटेरियल है जो सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसे तैयार कर लें और बार बार प्रैक्टिस करके इसको याद भी कर लें। मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा इसी में। और इस सीरीज़ को आप जैसे ही अच्छे से तैयार करेंगे तो यहाँ से बहुत ही आपके एग्जाम में फंस सकता है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित भी होगा। ठीक है ना, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताया करेंगे हमारी क्लास कैसी लगी आपको, और शेयर जरूर किया करें आप लोग, जिससे और भी बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए आज हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। बहुत अच्छी टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्यावरण। ठीक है ना, इसमें हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि पर्यावरण की परिभाषा को हम दो रूपों में देखते हैं, एक हिंदी फॉर्म में और दूसरा अंग्रेजी में। हिंदी में देखेंगे अगर तो इसका मतलब है परि और आवरण। परि आवरण का मतलब है कि परि का मतलब होता है कि चारों तरफ, और आवरण का मतलब है आपका घेरा, यानी कि हमारे चारों तरफ जो घेरा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। या हमारे इस प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, हमारे चारों तरफ हैं, उनको हम लोग पर्यावरण कहते हैं या पर्यावरण का रूप हम उसे दे सकते हैं। तो चलिए हम परिभाषा को दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखेंगे आप कि किसी जीव के चारों तरफ पाई जाने वाली समस्त वस्तुएं जो जीव को प्रभावित करती हैं वह उसका पर्यावरण कहलाती हैं। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि ये हमेशा आप लोगों के लिए काम देंगे। ठीक है ना, इसके बाद एक पॉइंट और हम लोग चर्चा यही कर लेते हैं कि पर्यावरण के घटक। प्रश्न पूछता है कि पर्यावरण के घटक, ठीक है ना, तो पर्यावरण के घटक को हम लोग देखेंगे तो ये दो रूपों में देखते हैं, या आप कह सकते हैं कि पर्यावरण के घटक दो प्रकार के हैं आपका। एक होता है प्राकृतिक घटक। कौन सा? प्राकृतिक घटक, प्राकृतिक घटक हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा आपका मानव निर्मित, ठीक है ना, मानव निर्मित। ये दो घटक हो गए आपका। इसमें हम लोग देखेंगे प्राकृतिक घटक में देखेंगे अगर तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक घटक में दो प्रकार के, एक होता है इसमें जैविक और दूसरा इसमें हो जाएगा आपका अजैविक। अब इसमें आप देखेंगे, देखिए प्राकृतिक घटक का मतलब है कि वे सभी घटक जिसको प्रकृति ने बनाया हो उसे हम लोग प्राकृतिक घटक कहेंगे। ठीक है ना, और जैविक का मतलब होता है कि जिसमें जीवन हो। जैविक घटक वे घटक कहलाते हैं जिसमें जीवन होता है या वे सजीव होते हैं। ठीक है, सीधे आप समझ लेंगे कि उसमें जीवन होता है उसे हम जैविक घटक कहते हैं। और अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं होता है लेकिन प्रकृति ने इनको भी बनाया है, यानी कि जैविक अजैविक दोनों को प्रकृति ने बनाया है। केवल जैविक में जीवन होता है और अजैविक में जीवन नहीं होता है। तो उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए जैविक में सभी सजीव वर्ग आ जाएंगे इसमें। ठीक है ना, जैसे आपका जीव जंतु हो जाएगा, या आप सीधे कह सकते हैं जंतु जगत। ठीक है ना, इसके बाद इसमें हो जाएगा वनस्पति जगत भी इसमें हो जाएगी आपका। ठीक है ना, जीव जंतु हो जाएगा, वनस्पति जगत हो जाएगा, ये सभी में जीवन पाया जाता है। तो ये किस में हो जाएंगे? जैविक घटक में हो जाएंगे। और अजैविक घटक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या हो जाएगा आपका? पर्वत, पठार, नदियाँ, ये सभी जितने भी निर्जीव चीज़ें हैं जिनको प्रकृति ने बनाया है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अजैविक घटक कहेंगे। इन दोनों फॉर्म को आप याद रखेंगे, यहाँ से पेपर में बहुत पूछता है। और मानव निर्मित घटक की अगर हम बात करेंगे तो वे सभी घटक जिनको किसी जीव ने बनाया है या मानव ने बनाया है उसे हम लोग क्या कहेंगे? मानव निर्मित घटक कहेंगे। जैसे ये मार्कर को किसने बनाया?
मानव ने बनाया तो ये मानव निर्मित घटक हो जाएगा। ये भी निर्जीव ही होता है लेकिन ये मानव निर्मित घटक कहलाएगा आपका, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं आगे वन लाइनर पॉइंट की, ठीक है ना। आइए देखते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर लें, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए बहुत ये महत्वपूर्ण पॉइंट है पारिस्थितिकी का कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो अर्नस्ट हैकेल ने। किसने किया था आपका? अर्नस्ट हैकेल ने किया था, ठीक है ना। आप इसे नोट करते चलेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं इसको आप नोट करेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, यानी कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। इस पॉइंट से आपको यह भी मिल जाएगा कि पारिस्थितिकी की डिफिनेशन क्या होती है। यहां पे देखेंगे आप कि वातावरण और जीव समुदाय का, यानी कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, तो वातावरण और जीव समुदाय का, यानी कि किसी जीव के रहने या उसके वास स्थान का या उसके रहन सहन की जो व्यवस्था है उसका हम लोग अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं, या उसी को हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। उसका वास स्थान या रहने का जो तरीका है उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं हम, और उसी को हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आपका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका, कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? किस पर करता है? ये प्रकाश पर करता है। किस पर करता है आपका? प्रकाश पर। एक एक पॉइंट आप नोट करेंगे, प्रकाश पर जो है रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका इसमें कि अल्प दीप्तिकाली पौधे हैं। अल्प दीप्तिकाली पौधे हैं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है आपका, इसको आप जरूर याद करें कि अल्प दीप्तिकाली पौधे हैं। यह है आपका तंबाकू एवं सोयाबीन, ठीक है ना। आइए हम इसमें भी कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देखिए तंबाकू में पूछ लेता है कि तंबाकू में क्या मिलता है, तो तंबाकू में निकोटीन मिलता है आपका, और निकोटीन नाम का तत्व इसमें मिलता है तंबाकू में, यह प्रश्न पूछता है। और सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन में जो है सबसे अधिक क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलती है? सोयाबीन में मिलती है, यह प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? सोया प्रदेश कहते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट मिल गया कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, और मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की बात देखेंगे कि छाया प्रिय पौधों को कहते हैं, यानी कि छाया प्रिय जो पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं हेलियोफिलस। क्या कहते हैं? हेलियोफिलस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लेंगे और इसको जरूर याद करें क्योंकि ये पूछ सकता है पेपर में। नेक्स्ट अगला है आपका कि वाष्पो उत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? वाष्पो उत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? तो ये क्रिया है आपका जैविकीय क्रिया। कौन सी क्रिया है आपका? जैविकीय क्रिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट इसमें आपका कि अस्थाई बर्फ लाइन की क्या ऊंचाई है? हमारे भारत में अस्थाई बर्फ लाइन की क्या ऊंचाई है, इसको हम देखेंगे। तो ये है आपका 4000 मीटर। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, मैंने चुन करके लिखे हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, जिनकी संभावना है। तो आप लोग इसको कम समय में ज़्यादा तैयार हो जाएगा आपका, और आप लोग याद करना चाहेंगे इसको तो ठीक है ना, याद करेंगे तो। देखिए अस्थाई बर्फ लाइन की क्या ऊंचाई है? 4000 मीटर है आपका। अगला है कि वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? ये तो समझिए रामबाण है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, और ये पेपर के लिए हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये साबित होता है आपका कि वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है। तो वनस्पतियों के सड़ने से आपका मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है, जिसके फार्मूले को देखेंगे तो ये होता है आपका CH4। क्या होता है आपका? CH4 होता है, ठीक है ना। और मीथेन यहीं से नहीं, धान का जो पुगाल होता है वहां से भी मीथेन गैस निकलती है। दूसरी चीज आपका कि मीथेन जो है आपका जो ये आपका CNG गैस होती है उसमें भी मीथेन पाई जाती है आपका। इसके बाद आपका कोई भी सड़ा हुआ पदार्थ जहाँ पे होगा वहां पे मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। गौशाला में भी कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है ना। पुगाल में या धान के खेत में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। आप इसे जरूर याद रखेंगे, इसको बहुत पेपर में पूछता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका कि वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा है। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा है, कितनी है?
तो ये है आपका 0.93%, ठीक है ना, यानी कि 0.93% प्रतिशत आपका कौन सी गैस पाई जाती है, आर्गन गैस पाई जाती है, किसमें, वायुमंडल में। यानी कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की अगर हम लोग चर्चा करें तो आइए थोड़ी सी हम लोग चर्चा इसकी भी कर लेते हैं वायुमंडल के बारे में। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं वायुमंडल के बारे में। हम देखेंगे हमारे पृथ्वी के अगर वायुमंडल की बात करें तो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी है आपका, नाइट्रोजन है। और दूसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो कौन सी गैस पाई जाएगी, आपका ऑक्सीजन पाई जाएगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन, ठीक है ना। लगभग 20% ये पाई जाती है आपका, और 78% के आसपास कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है ना। यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो गैसें मिल करके हमारे वायुमंडल को बनाती हैं, या हमारे वायुमंडल में हमारा वायुमंडल जो मुख्य दो गैसों से मिलकर बना है तो वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बना है, ठीक है ना। इसमें नाइट्रोजन की अगर बात करें और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्राणवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणवायु कहते हैं। और यह ऑक्सीजन जो है ये जलने में सहायक होती है। क्या होती है, जलने में सहायता प्रदान करती है। यानी कि ऑक्सीजन के कारण ही आग जलती है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आग नहीं जलेगी, ठीक है ना। और नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है वायुमंडल में, कि किसी भी वस्तु को ये आसानी से जलने नहीं देती है। अगर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन हो जाता, ठीक है ना, और नाइट्रोजन की जगह अगर ऑक्सीजन हो जाता तो इस पर्यावरण का, इस वातावरण में जो भी वस्तु है वो बड़ी आसानी से जलने लगती, ठीक है ना। लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है, इसको आसानी से जलने नहीं देता है। तो कभी प्रश्न पूछे आपसे कि हमारा जो वायुमंडल है ये किन दो गैसों से मिलकर के बना है, तो आप इसका एकदम सटीक उत्तर लगाएंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। अब चलिए आगे वाले पॉइंट पे चर्चा करते हैं हम लोग। यहाँ देखेंगे कि सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है, यानी कि पूछ रहा है सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस प्रकार की मृदा में पाया जाता है, तो ये है आपका पीट मृदा। किसमें, आपका पीट मृदा में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला है कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है, यानी कि पौधों में जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है उसके लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है, तो ये है आपका मैग्नीशियम। आइए यहाँ से भी कुछ पॉइंट की हम चर्चा कर लेते हैं कि क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे में जो पत्ती है उनकी वो हरे रंग की हमको दिखती है, ठीक है ना। और पौधों की पत्तियां हरा इसलिए है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है आपका, ये कह सकते हैं आप कि क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियां हरे रंग की दिखती हैं। और क्लोरोफिल बनता किस अभिक्रिया में है, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में आपका क्लोरोफिल का निर्माण होता है, ठीक है ना। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ही पौधे ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं आपका, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगला कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है, यानी कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है आपका, तो इसमें है पोटेशियम। वाष्प उत्सर्जन क्रिया के लिए पोटेशियम बहुत ही अति आवश्यक है आपका, ठीक है ना। इसके बाद है कि किस मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पेपर में पूछा जा चुका है कि किस मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, तो मटियार मृदा जो होती है उसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। अब ये देखिए जो अगला पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका कि यूट्रिकुलेरिया, नेफेनथिस और इसके बाद है आपका डायोनिया एवं ड्रोसेरा, ये कैसे पौधों के उदाहरण हैं, तो इनको आप जरूर नोट करके याद कर लेंगे। ये जो पौधे हैं ये कीट भक्षी हैं, ये सब पौधे क्या हैं, कीट भक्षी हैं। और इनमें से किसी एक को दे देगा और पूछेगा इसमें ये किस प्रकार का पौधा है, तो ये कीट भक्षी है, इसे आप एकदम नोट कर लें, ठीक है ना। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना, इसको आप जरूर नोट कर लें। इसके बाद है आपका कि प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मेहतर का मतलब होता है कि जैसे कोई जीव जंतु अगर वो उसकी मौत हो गई है तो उसको सड़ा करके उसको खत्म कर देना इनका कार्य होता है। अगर ये नहीं होंगे तो वो आपके वातावरण को क्या करेंगे, दूषित करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये उनको अपघटित करके उनको खत्म कर देते हैं, उनको मिट्टी में मिला देते हैं, ऐसा समझिए आप कि उनको खत्म कर देते हैं या प्रकृति को ये साफ करते हैं, ठीक है ना।
तो उसी को हम मेहतर कहते हैं आपका। यानी कि प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं अगर बात होगी तो अपघटक एवं जो कवक होते हैं उन्हें हम प्रकृति का मेहतर कहते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे छात्रों, ये रहे आज पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो सीटेट के एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं, और इन्हें आप नोट कर लें और तैयार कर लें। ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ हमारी तरफ से कि सीटेट के एग्जाम के लिए आप लोग एकदम एक्टिव हो जाइए और अपने तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के लिए। तो खास करके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद आप लोगों के लिए होगा। ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और आज की क्लास बस यहीं तक। धन्यवाद।